पिछले टर्न पे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बोरिंग मशीन्स पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन, वर्टिकल बोरिंग मशीन, वर्टिकल ट्राइट लेथ, जिग बोरिंग मशीन, फाइन बोरिंग मशीन, डीप होल बोरिंग मशीन एंड न्यूमेरिकल कंट्रोल बोरिंग मशीन के बारे में हमने इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ा था। आज हम हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन, इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन होती है, इसके अंतर्गत कई प्रकार की बोरिंग मशीन्स आती है, जैसे कि टेबल टाइप, प्लेनर टाइप, फ्लोर टाइप और मल्टीपल हेड टाइप। लेकिन इन सब में सबसे अधिक यूज की जाने वाली या सबसे अधिक वर्सेटाइल या कॉमनली यूज मशीन है, वो है टेबल टाइप या यूनिवर्सल टाइप। तो टेबल टाइप या यूनिवर्सल टाइप हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन है, ये सबसे अधिक प्रयोग में ली जाने वाली है, सबसे अधिक वर्सेटाइल और कॉमनली यूज्ड मशीन है। तो हम आज हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन की कंस्ट्रक्शन और इसके विभिन्न भागों के बारे में पढ़ेंगे। यह आपके हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन है, इसका लाइन डायग्राम है, ठीक है, सरल रेखा चित्र है हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन का। हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन में जो आपकी स्पिंडल होती है, जिसके ऊपर की हम बोरिंग बार को लगाते हैं, उसकी डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल होती है, इसलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन कहेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कंस्ट्रक्शनल फीचर्स है, इसके बारे में पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ ए हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। तो हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन है, इसका सरल रेखा चित्र है, ये इसमें दिखाया हुआ है। तो इसके एसेंशियल फीचर्स हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले बेड, ये बेड है, यह मशीन के सभी भागों को सहारा प्रदान करता है, यानी बेड है वो मशीन का मेन सपोर्टिंग मेंबर है। तो पहले आपका हो गया बेड। इसके बाद में वर्क टेबल है, इस वर्क टेबल के ऊपर आपका जिग या फिक्सर लगा के कार्यखंड है, उस कार्यखंड को पकड़ा जाता है। इस वर्क टेबल को हम बेड के ऊपर लगाते हैं और इसको हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या ट्रेवर्स डायरेक्शन में, क्रॉसवाइज डायरेक्शन में चला सकते हैं। तो ये आपकी वर्क टेबल हो गई। इसके बाद में हेड स्टॉक, ये आपका हेड स्टॉक है। हेड स्टॉक ही मशीन की स्पिंडल है, इसको कैरी करता है। इस हेड स्टॉक को हम इस कॉलम के सारे ऊपर और नीचे मूव कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन है, उसके कंस्ट्रक्शनल फीचर में आपके बेड हो गया, टेबल हो गई और हेड स्टॉक हो गया। इसके बाद में रोटेटिंग स्पिंडल है, ये हॉरिजॉन्टल होती है हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन में, और रोटेट करने के साथ साथ ये बोरिंग बार है उसको भी पकड़ती है, यानी बोरिंग बार इसी में पकड़ी जाती है। तो आपकी स्पिंडल रोटेट होगी तो बोरिंग बार है वो भी रोटेट होगी। इसके बाद में एक एंड सपोर्ट कॉलम भी होता है। ये एंड सपोर्ट कॉलम है, तो अगर आपका कार्यखंड ज़्यादा, आपकी बोरिंग बार कार्यखंड अगर ज़्यादा लंबा है तो बोरिंग बार भी हमें लंबी लेनी पड़ेगी। तो लंबी बोरिंग बार है, उसकी ओवरहैंग को संतुलित करने के लिए हमें इस लंबी बोरिंग बार को यहाँ सहारा प्रदान करना पड़ेगा। तो एंड सपोर्ट कॉलम है, ये लंबी बोरिंग बार है उसको सहारा प्रदान करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद में सेडल होती है, वो बेड वेज है, इसके ऊपर माउंटेड होती है और इसके ऊपर आपकी टेबल माउंटेड होती है। तो ये आपके हो गया कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ ए हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। इसके अंतर्गत आपका सबसे पहले बेड हो गया, फिर वर्क टेबल हो गई, फिर हेड स्टॉक हो गया, इसके बाद में रोटेटिंग टेबल हो गई, फिर एंड सपोर्ट कॉलम हो गया और लास्ट में सेडल हो गया। तो अब ये जितने भी मुख्य भाग हैं इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं बेड। जैसा कि आप जानते हैं कि बेड होता है
वो लगभग सभी मशीनों में कास्ट आयरन का बनाया जाता है, क्योंकि कास्ट आयरन है वो कंप्रेसिव फोर्स है, उसमें डिस्टोर्टेड नहीं होता, क्रश नहीं होता, और साथ ही साथ इसमें वाइब्रेशन है, उन वाइब्रेशंस को सहने की क्षमता होती है। इसलिए बेड है वो अधिकतर कास्ट आयरन का बनाया जाता है। तो ये आप बेड के बारे में पढ़ेंगे हम। बेड हैवी कास्ट आयरन स्ट्रक्चर एंड मेन सपोर्टिंग मेंबर ऑफ द मशीन। बेड होता है वो कास्ट आयरन की भारी संरचना होती है और मशीन का मेन सपोर्टिंग मेंबर्स होता है। ये मशीन है, उस मशीन के अन्य लिंक है उनको भी सपोर्ट प्रदान करता है। इसकी संरचना, अब आपका ये बेड है, इस बेड की संरचना क्लोज बॉक्स शेप्ड क्रॉस सेक्शन, यानी क्लोज बॉक्स शेप के समान होती है। ये इसकी संरचना है वो क्लोज बॉक्स के समान है। अब इसकी जो वाल्स हैं, इन वाल्स को मजबूती प्रदान करने के लिए इस बेड के अंदर क्रॉस रिब्स लगी हुई रहती है। इन क्रॉस रिब्स के कारण इसको स्ट्रेंथ मिलती है, यानी इस पे आने वाले कटिंग फोर्स और मशीन के अन्य भाग हैं उनका वजन ये आसानी से सहन कर सके, इसके लिए इसमें क्रॉस रिब्स है वो लगाई जाती है। साथ ही साथ इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे एक सेपरेट हाउसिंग होती है। इस हाउसिंग में मैकेनिज्म लगे होते हैं। हेड स्टॉक है, इस हेड स्टॉक को ऊपर नीचे चलाने के लिए और टेबल को लॉन्गिट्यूडनल चलाने के लिए। तो इसके लिए आपका बेड है, इस बेड के लेफ्ट हैंड साइड में ये सेपरेट हाउसिंग है वो लगी हुई है, जिसमें कि यंत्रावलियाँ लगी हुई है जो कि इस हेड को ऊपर नीचे चलाएगी, और टेबल है इसको लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में चलाएगी। साथ ही साथ इसमें एक मोटर भी लगी हुई होती है ताकि हम इस हेड को और टेबल को रैपिड ट्रेवर्स दे सकें। अभी आपका बेड है, तो ये जो कॉलम है, ये पीछे कॉलम लगा हुआ आपका, ये कॉलम है, ये कॉलम भी बेड के ऊपर ही डायरेक्टली माउंटेड होता है। इसके साथ ही साथ एंड सपोर्ट कॉलम, ये एंड सपोर्ट कॉलम है जो कि राइट हैंड साइड पे है, ये भी बेड के राइट हैंड साइड में माउंटेड होता है। इसके साथ ही साथ ये जो यूनिट्स हैं इनको डिफरेंट ट्रेवर्स मूवमेंट देने के लिए विभिन्न प्रकार के कंट्रोल, लीवर, शैंक्स और अदर डिटेल है, ये भी इसी साइड में, बेड की साइड में ही प्रोवाइडेड रहती है। तो बेड है वो एक तरह से इस मशीन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इसको काफ़ी मजबूत होना चाहिए, और ये आपके टेबल है, कॉलम है और एंड सपोर्ट कॉलम है, इन सभी को सारा प्रदान करता है, यानी इन सब के लिए मेन सपोर्टिंग मेंबर का काम करता है। और साथ ही साथ इसमें विभिन्न कंट्रोल, लिंक्स, लीवर्स, सेंक्स आदि भी लगे हुए रहते हैं ताकि इस मशीन को हम आसानी से ऑपरेट कर सकें। तो सबसे पहले आपके हो गया बेड। अब बेड के बाद में कॉलम। तो जैसे कि आपको पहले बताया कि बेड है, इस बेड के लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम लगा हुआ होता है। तो बेड के बाद में ये दूसरा मजबूत और दृढ़ भाग है जो कि हेड स्टॉक असेंबली, ये हेड स्टॉक असेंबली है, इस हेड स्टॉक असेंबली को सपोर्ट प्रदान करता है। ये गाइडवेज है, ये आपका हेड स्टॉक है और ये आपका कॉलम है। तो कॉलम के फ्रंट में, ये कॉलम के फ्रंट में गाइडवेज बने होते हैं, वर्टिकल पैरेलल गाइडवेज। इन वर्टिकल पैरेलल गाइडवेज में ये हेड स्टॉक है वो ऊपर और नीचे, अप और डाउन गति करता है वर्क पीस है उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार। अभी आपका हेड है, इस हेड का वेट काफ़ी होता है, इसलिए इसके वेट को काउंटर बैलेंस करने के लिए
कुछ भार है वो इसके पीछे की तरफ भी लगाया जाता है ताकि इसके वेट को हम काउंटर बैलेंस कर सकें। ठीक है। अब आपका जो कॉलम है, इस कॉलम को भी वर्किंग के दौरान काफ़ी कटिंग फोर्स है उसको कैरी करना पड़ता है, इसलिए हमें इसको भी सफिशिएंट रिजिड मटेरियल का बनाया जाना चाहिए ताकि ये डिस्टोर्टेड ना हो। तो ये आपका कॉलम हो गया। ठीक है। तो बेड है, इस बेड के बाद में बेड से ही लगा हुआ कॉलम होता है और ये हेड स्टॉक के लिए मेन सपोर्टिंग मेंबर का काम करता है। इसके फ्रंट में पैरेलल गाइडवेज बने होते हैं जिनके अनुदिश ये हेड स्टॉक ऊपर और नीचे गति कर सकता है। तो दूसरा आपका हो गया कॉलम। अब कॉलम के बाद में नेक्स्ट है हेड स्टॉक। ये हेड स्टॉक बड़े काम की चीज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट भाग ये हेड स्टॉक ही है। तो हेड स्टॉक है ये इंडिपेंडेंट यूनिट है जिसमें कि डिफरेंट मैकेनिज्म लगे होते हैं जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं ताकि हम इसके द्वारा डिफरेंट प्रक्रम है वो परफॉर्म कर सकें। ठीक है। इंडिपेंडेंट यूनिट है और इसमें डिफरेंट मैकेनिज्म लगे होते हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं जिसके द्वारा हम इस बोरिंग मशीन पे डिफरेंट प्रक्रम है वो परफॉर्म कर सकें। तो इसके लिए इसमें बहुत सारे भाग है वो लगे हुए रहते हैं। तो वो भाग कौन कौन से हैं देखिए। हेड स्टॉक एंड इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ द मशीन विच कैरीज ए नंबर ऑफ डिफरेंट मैकेनिज्म। कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं देखिए। मेन ड्राइव मैकेनिज्म स्पिंडल है, स्पिंडल को हमें चलाना है तो स्पिंडल को चलाने के लिए जो मेन ड्राइव मैकेनिज्म है वो इसी में लगा होता है। फिर स्पिंडल ट्रेवर्स मैकेनिज्म, स्पिंडल है, इस स्पिंडल को हमें कई बार फास्टली चलाना होता है तो इसके लिए स्पिंडल ट्रेवर्स मैकेनिज्म है वो भी लगा होता है। फीड गियर बॉक्स डिफरेंट स्पीड पे चलाने के लिए जो गियर बॉक्स होता है वो भी इसी में लगा होता है। हेड स्टॉक एक्सटेंशन ये भी इसी में लगा हुआ है। स्पीड एंड फीड चेंजिंग मैकेनिज्म ये भी इसमें लगा हुआ है। टर्नस्टाइल असेंबली ये भी इसमें लगी हुई है। क्लैंपिंग डिवाइस ये भी इसमें लगी हुई है। और ऑयल पंप, इन सभी भागों को कॉन्स्टेंटली लुब्रिकेट करने के लिए एक प्रेशर ऑयल पंप वो भी इसी में लगा होता है जो कि कॉन्स्टेंटली इन सभी भागों को लुब्रिकेट करता रहता है। तो ये आपका हेड स्टॉक है, ये भी एक इस मशीन का बहुत महत्वपूर्ण भाग है जो कि मशीन के सभी मैकेनिज्म है इनको आपस में कनेक्ट करता है जिसके कारण हम डिफरेंट प्रक्रम है वो इसके द्वारा परफॉर्म कर सकें। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपकी टेबल एंड सेडल। ये जो मशीन होती है इस मशीन में कंप्लीट यूनिट में दो तो सेडल होती है और एक रोटरी टेबल होती है। ये जो आपके दो सेडल है, दो सेडल में एक लोअर सेडल होती है, एक अपर सेडल होती है और टेबल होती है। तो पहले लोअर सेडल है, ये आपकी मशीन है, इस मशीन का बेड है। इस मशीन के बेड के टॉप पे बेडवेज बने हुए हैं, इन बेडवेज पे लोअर सेडल है वो लगी हुई होती है। ठीक है। तो क्योंकि ये मशीन के बेड के टॉप पे जो बेडवेज बने हुए हैं उसके ऊपर लगी हुई है, इसलिए नीचे वाली सेडल है वो लॉन्गिट्यूडनल मोशन करेगी। अर्थात टेबल को अगर हमें लॉन्गिट्यूडनल चलाना है तो नीचे वाली सेडल है उसको हम चलाएंगे। अब नीचे वाली सेडल है लोअर सेडल, इसके टॉप पे फिर वेज बने होते हैं, क्रॉस वेज बने होते हैं। तो जो नीचे वाली लोअर सेडल है उसके ऊपर जो अपर सेडल होती है वो क्रॉस वाइज मूवमेंट करती है। यानी टेबल को क्रॉस वाइज मूवमेंट कराना हो तो हम अपर सेडल है इसको चलाएंगे। अब अपर सेडल है इसके टॉप पे फिर सर्कुलर वेज बने होते हैं, इस सर्कुलर वेज में ये आपकी टेबल लगी होती है। तो टेबल है, इस टेबल को हम रोटेटरी मोशन दे सकते हैं। तो इस प्रकार ये देखिए इस प्रकार हो जाएगा आपका कि लोअर सेडल है, इस लोअर सेडल के द्वारा हम हॉरिजॉन्टल ट्रेवर्स है
वो दे सकते हैं। अपर सेडल है, इस अपर सेडल के द्वारा क्रॉस ट्रेवर्स दे सकते हैं। और टेबल है, इस टेबल के द्वारा हम रोटेरी मोशन दे सकते हैं। तो अर्थात ये आपका जो टेबल है, इस टेबल को हम लॉन्गिट्यूडनल चला सकते हैं लोअर सेडल के द्वारा, क्रॉस वाइज चला सकते हैं अपर सेडल के द्वारा, और सर्कुलर चला सकते हैं टेबल के सर्कुलर चला के। तो इस मशीन में दो तो हो गई आपके सेडल और एक हो गई टेबल। अब ये आपके लोअर सेडल है, अपर सेडल है और टेबल है। इन तीनों आइटम को हम हाथ के द्वारा भी चला सकते हैं और पावर के द्वारा भी चला सकते हैं। ठीक है, यानी इनको हम हाथ से भी चला सकते हैं और पावर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इन सभी भागों को लुब्रिकेट करने के लिए प्रॉपर लुब्रिकेशन सिस्टम है वो लगा हुआ रहता है। अब लास्ट में हम चलते हैं एंड सपोर्ट कॉलम। ये एंड सपोर्ट कॉलम, ये मशीन है, इस मशीन के दाईं ओर एंड सपोर्ट कॉलम लगा होता है। इस एंड सपोर्ट कॉलम का काम वही है जो लेथ मशीन में टेल स्टॉक का होता है। जिस प्रकार लेथ मशीन में लंबा कार्यखंड होता है, उस लंबे कार्यखंड को सहारा प्रदान करने के लिए, सपोर्ट प्रदान करने के लिए टेल स्टॉक का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि लंबे कार्यखंड को हम सपोर्ट प्रदान कर सकते हैं। इसी प्रकार इसमें जब आपका कार्यखंड लंबा होता है तो हमें बोरिंग बार है वो भी लंबी लेनी होती है। तो ये बहुत लंबी बोरिंग बार है, ये ओवरहैंग हो जाएगी, इसलिए ओवरहैंग हो जाएगी तो जब हम स्पिंडल को चलाएंगे तो ये वाइब्रेट करेगी, जिसके कारण आपका जॉब खराब हो सकता है, बोरिंग बार खराब हो सकती है, या दोनों खराब हो सकते हैं। तो इसके दूसरे एंड को हमें सपोर्ट प्रदान करना पड़ेगा। तो बहुत लंबी बोरिंग बार है, इस लंबी बोरिंग बार को सपोर्ट प्रदान करने के लिए ये आपका एंड सपोर्ट कॉलम है, ये इस्तेमाल करते हैं। इस एंड सपोर्ट कॉलम में एक बार होल्डर लगा होता है, ये बार होल्डर लगा हुआ है। तो जिस प्रकार ये आपका कॉलम है, इस कॉलम में फ्रंट में पैरेलल वर्टिकल गाइडवेज बने होते हैं, इसी प्रकार इसमें भी फ्रंट में पैरेलल वर्टिकल गाइडवेज बने हुए हैं। इन पैरेलल वर्टिकल गाइडवेज में ये आपका बार होल्डर है, ये बार होल्डर ऊपर और नीचे गति कर सकता है। ठीक है, यानी जिस प्रकार हेड स्ट्रोक ऊपर नीचे गति करेगा, इसी प्रकार बार स्ट्रोक है ये भी ऊपर नीचे गति करेगा। साथ ही साथ बियरिंग में लगा होता है, ताकि बोरिंग बार घूम रही है तो बोरिंग बार इसमें आसानी से घूम सके। साथ ही साथ अब इसकी स्पिंडल की मोशन को और बार होल्डर की मोशन को, इन दोनों को सिंक्रोनाइज करना है। जब आपकी स्पिंडल चल रही हो तो बार होल्डर है ये भी स्पिंडल भी रोटेट कर रही हो तो बार होल्डर भी रोटेट करे, तो इनकी दोनों की मोशन को सिंक्रोनाइज करना था। तो इनकी दोनों की मोशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इसमें एक कॉमन लीड स्क्रू लगा होता है, कॉमन लीड स्क्रू लगा होता है। तो ये कॉमन लीड स्क्रू है, ये एक तरफ तो हेड स्टॉक में लगी हुई स्पिंडल की मोशन को और दूसरी तरफ एंड सपोर्ट कॉलम में लगे हुए बार होल्डर की मोशन को सिंक्रोनाइज करता है, ताकि ये दोनों एक साथ ऊपर नीचे हो सके। तो बार होल्डर है, इस बार होल्डर में ये आपका बोरिंग बार है, लंबा बोरिंग बार, इस लंबे बोरिंग बार के एंड को हम इसमें सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।